आप लोग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में अक्सर सुनते होंगे और ये सोचते होंगे कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एग्जैक्टली है क्या। और दोस्तों अक्सर ये कहा जाता है कि हमारा 95% यूनिवर्स इन्हीं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है, और जो हमारा ऑर्डिनरी मैटर है यानी कि जो हमें अपने आसपास दिखता है और हमें फील होता है वो यूनिवर्स का केवल 5% है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एग्जैक्टली है क्या। और दोस्तों एक और टर्म है जिसे हम डार्क फ्लूइड कहते हैं। तो इन तीनों के बारे में जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं विजन ऑफ स्पेस। 1930s में फ्रिट्ज ज़्विकी नाम के एक एस्ट्रोनॉमर थे जो कोमा क्लस्टर को स्टडी कर रहे थे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोमा क्लस्टर गैलेक्सीज का एक ग्रुप है। तो जब वो कोमा क्लस्टर को स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने ये देखा कि कोमा क्लस्टर में जो भी गैलेक्सीज हैं उनका मास कोमा क्लस्टर को फॉर्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि दोस्तों गैलेक्सी के क्लस्टर्स कैसे फॉर्म होते हैं। देखिए, जब ढेर सारी गैलेक्सीज अपनी ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के नजदीक आके एक ग्रुप फॉर्म करती हैं तब गैलेक्सी क्लस्टर्स फॉर्म होते हैं। लेकिन उन्होंने ये देखा कि कोमा क्लस्टर में जितनी भी गैलेक्सीज हैं उनका मास इतना ज्यादा नहीं है कि वो कोमा क्लस्टर को फॉर्म करने जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर सकें। तो इसी वजह से उन्हें ये लगा कि ऐसा कोई सब्सटेंस है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो उस गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद है, और उस सब्सटेंस को उन्होंने नाम दिया मिसिंग मास, जिसे आज हम डार्क मैटर के नाम से जानते हैं। और फिर उनके बाद काफी सारे और एस्ट्रोनॉमर्स थे जो जब दूसरी गैलेक्सीज को स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने ये पाया कि ज्यादातर गैलेक्सीज में जितना मास है उन गैलेक्सीज को फॉर्म करने के लिए उससे 6 गुना ज्यादा मास होना चाहिए। तो इसी फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक टर्म लाया जिसे हम कहते हैं डार्क मैटर। और दोस्तों डार्क मैटर के होने का एक और प्रूफ है कि काफी सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनका मोशन हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि अब तक के जो हमारे फिजिक्स के फॉर्मूलाज हैं उनकी वजह से जिस तरह का मोशन उन सेलेस्टियल बॉडीज का होना चाहिए था वो उससे कुछ अलग पाथ पे मूव कर रही हैं। इसका मतलब ऐसा कोई और फोर्स है जो उन्हें ऐसा करने पे मजबूर कर रहा है, और हम ये मानते हैं कि वो फोर्स डार्क मैटर द्वारा एक्सर्ट किया जा रहा है। और दोस्तों डार्क मैटर को अब तक हम इसलिए डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं क्योंकि थ्योरीज के हिसाब से डार्क मैटर नॉर्मल मैटर से बहुत कम ही रिएक्ट करता है। और दोस्तों ऐसे कुछ हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स हैं जो अगर एग्जिस्ट करते होंगे तो हो सकता है कि वो डार्क मैटर के पार्टिकल्स हों, जिनमें से 2 पार्टिकल्स के नाम हैं एक्सियॉन्स और विम्स। और इसी तरह से काफी सारे और पार्टिकल्स हैं जो कि डार्क मैटर के पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन अभी तक हम इनमें से एक भी पार्टिकल डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। सारे के सारे हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स हैं इंक्लूडिंग एक्सियॉन्स एंड विम्स। और दोस्तों अभी रिसेंटली ही एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था जिसके मुताबिक जिसे हम डार्क मैटर समझ रहे हैं वो ब्लैक होल्स भी हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करना वैसे ही काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो बिल्कुल भी लाइट एमिट नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि जो मास हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि ब्लैक होल्स हों। अब सच क्या है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो आइए जरा डार्क एनर्जी के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन ये मानते थे कि यूनिवर्स स्टैटिक है, यानी कि यूनिवर्स में जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो अपनी जगह पे स्थिर हैं। लेकिन ऐसा तभी संभव था जब यूनिवर्स में कोई ऐसी फोर्स हो जो कि ग्रेविटी के विपरीत काम कर रही हो। क्योंकि अगर ऐसी कोई फोर्स नहीं होगी तो जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव की वजह से मूव करेंगी और फिर यूनिवर्स स्टैटिक नहीं रहेगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपने मॉडल में डार्क एनर्जी को लाया। लेकिन दोस्तों उसके काफी साल बाद जब एडविन हबल दूर की गैलेक्सीज को ऑब्जर्व कर रहे थे तो उसमें उन्होंने देखा कि गैलेक्सीज हमारी गैलेक्सी से दूर जा रही हैं, और इसका मतलब ये निकलता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ समय स्टडी करने के बाद सर एडविन हबल को ये पता चला कि ना सिर्फ वो गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं बल्कि उनके हमसे दूर जाने की स्पीड बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन है वो एक्सेलरेट हो रहा है, और इसी एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए डार्क एनर्जी का सहारा लेना पड़ा। दोस्तों अब तक तो आप लोगों को इतना मालूम चल ही गया होगा कि डार्क एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि ग्रेविटी के विपरीत काम करती है और यूनिवर्स के एक्सपेंशन और एक्सेलरेशन के लिए जिम्मेदार है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट काफी हद तक जनरल रिलेटिविटी पे डिपेंडेंट है। तो साइंटिस्ट को ये ख्याल आया कि हमें जनरल रिलेटिविटी को थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहिए ताकि हम बिना डार्क एनर्जी के हेल्प के यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सप्लेन कर सकें। और ऐसे काफी सारे मॉडल्स बने भी जो बिना डार्क एनर्जी के यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करते हैं।
लेकिन कोई भी मॉडल इतना एक्यूरेट नहीं था जितना एक्यूरेट डार्क एनर्जी वाला मॉडल है। तो इसी वजह से अभी भी ज्यादातर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करती है, बस उसे डिटेक्ट करने की देर है। और अब दोस्तों एक और सब्सटेंस है जिसे हम कहते हैं डार्क फ्लूइड, और हम कह सकते हैं कि ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सिचुएशंस के हिसाब से ये दोनों की तरह काम करता है। जैसे कि दोस्तों देखिए, जब डार्क फ्लूइड गैलेक्सीज के अंदर होता है, यानी उसके आसपास ढेर सारी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं और डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, उस समय ये डार्क मैटर की तरह काम करता है और चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब ये गैलेक्सी से बाहर होता है और उस समय इसके आसपास बिल्कुल भी मैटर नहीं होता, यानी कि उस जगह की डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है, तब ये डार्क फ्लूइड डार्क एनर्जी की तरह काम करता है और चीजों को अपने से दूर ढकेलता है। और ये भी केवल थ्योरीज में ही है। खैर दोस्तों, अब ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पे काफी सारी थ्योरीज हैं, जिनमें से एक थ्योरी ये भी कहती है कि हो सकता है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमारे यूनिवर्स का मैटर ना हो, बल्कि वो किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स से हमारे यूनिवर्स में लीक हो रहे हों। और अगर ये बात सच होती है और हमें वो पॉइंट्स मिल जाते हैं जहाँ से डार्क एनर्जी और डार्क मैटर लीक हो रहा है, तो उन पॉइंट्स की मदद से हम पैरेलल यूनिवर्स में भी जा सकते होंगे। लेकिन अभी तो ये केवल थ्योरीज हैं। और जो लोग अब तक वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए एक बोनस पॉइंट। दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और इसके एक्सपेंशन का रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसके एक्सपेंशन का स्पीड लाइट की स्पीड से भी तेज हो चुका होगा। या फिर मैं यूं कहूँ कि इसका एक्सपेंशन का स्पीड ऑलरेडी लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स का एस्टिमेटेड जो एज बताया जा रहा है वो 12 से 14 बिलियन ईयर्स का है। लेकिन अगर हम अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर की बात करें तो वो 90 बिलियन लाइट ईयर्स का है। इसका मतलब यूनिवर्स पहले से ही लाइट की स्पीड से तेज एक्सपेंड हो रहा है। तो अब इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि एक समय ऐसा आएगा जब दूसरी गैलेक्सीज हमसे इतनी दूर जा चुकी होंगी कि उनकी लाइट हमारे तक नहीं पहुंच पाएगी, और हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो यूनिवर्स के इस रीजन में अकेले ही भटकती रहेगी। और अगर उस समय तक हमारी इंसानी सभ्यता बची रहती है तो जो लोग भी उस समय होंगे उनके लिए केवल हमारी गैलेक्सी ही हमारा यूनिवर्स होगा। गैलेक्सी के बाहर केवल डार्कनेस होगी। लेकिन आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होने में अभी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पे आपके क्या विचार हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही अच्छे और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।